हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजलिस सभा। अब देखिए सभी ऑप्शंस में आपको एक ही जैसे नाम देखने को मिलेंगे। बस आपने यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन या करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली बताना है। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, यंग इंडिया के फाउंडर कौन थे, लोकहितवादी का टाइटल हमने किसको दिया है, सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे, ऐसी रहनुमाई मजलिस सभा के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन ए हम एक बार देख लेते हैं। गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग एंड मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, नरौजी फरदौंजी। अच्छा, प्रीवियस जो घटना चक्र हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री का, उसमें हमने लोकहितवादी काफ़ी डिटेल में कवर किया था। और अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। लोकहितवादी का टाइटल हमने किसको दिया था, गोपाल हरि देशमुख जी को। अब यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख सिर्फ थर्ड नंबर पर बी ऑप्शन में ही है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आपको गोपाल हरि देशमुख जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है, और यहाँ पर भी फोर्थ नंबर पर है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज के फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग। 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज को फाउंड किया था, और ये फेमस हुआ था जब एम जी राणा दे ने इनको ज्वाइन किया था, प्रार्थना समाज को। उसके बाद यंग इंडिया के फाउंडर थे मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये एक तरह की वीकली और या फिर आप जर्नल कंसिडर कर सकते हैं। और गोपाल हरि देशमुख जी जो कि सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के, और इनको एक टाइटल दिया गया था लोकहितवादी। सत्यशोधक समाज, और ये सेशन हमने अलग से डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। और ये तो खैर बहुत ही फेमस है सत्यशोधक समाज। इसके फाउंडर कौन थे, ज्योतिबा फुले। एंड वेस्टर्न एजुकेटेड, या फिर आप ऐसे समझो, कौन सा धर्म सबसे पहले जिसने अपने आप में रिफॉर्म्स करे थे, वो था पारसी धर्म। और पारसी धर्म से रिलेटेड ये नेम आपने याद रखने हैं, दादा भाई नरोजी, जे बी वाचा, एस एस बंगाली, नरौजी फरदौंजी। और इनके द्वारा फाउंड करा गया था रहनुमाई मजलिस सभा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक क्विज डिस्कस करेंगे। और ये सभी के सभी जो सेशंस हैं, जैसे प्रार्थना समाज, सोशल रिफॉर्मर्स में आपको काफ़ी डिटेल में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं। और गांधी जी को हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट थर्ड में काफ़ी डिटेल में कवर किया था। और गांधी जी के द्वारा जितने भी सत्याग्रह लॉन्च करे गए थे वो भी हमने काफ़ी डिटेल में कवर करे थे। वो सेशन भी आप देख सकते हैं। और गांधी जी से रिलेटेड हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड गोपाल हरि देशमुख जी को हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस घटना चक्र में डिस्कस किया था। सत्यशोधक समाज पर हमने एक अलग से सेशन लिया है, वो सेशन भी आप देख सकते हैं। और जो पारसीज में सबसे पहले रिफॉर्म्स आए थे, ये भी हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में कवर करे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी होंगे अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए क्विज देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन से पहले देखिए, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड में हमने देखना है कि कौन सा यहाँ पर एक तरह से करेक्ट है। महालवारी सेटलमेंट के फाउंडर कौन थे, परमानेंट सेटलमेंट के फाउंडर कौन थे, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के फाउंडर कौन थे, ऐसी परमानेंट सेटलमेंट जो बनारस में आया था उसके फाउंडर कौन थे। और ये मैंने आपको एक एक सेशन में कवर करवाया, महालवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट। होपफुली वो सेशन आपने देखे होंगे, नहीं तो कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये सभी के सभी सेशंस मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन को वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सोचिए, और इतना हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, why was the Delhi Darbar organized in 1877 with pomp and show? अब देखिए दिल्ली दरबार 1903 और 1911 वाला काफ़ी फेमस है, लेकिन 1870 वाले में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन है, द वाइसरॉय वांटेड टू डिस्प्ले द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑप्शन बी है, द ब्रिटिश वांटेड टू थ्रेटन द पीपल बाय डिस्प्लेइंग देयर आर्मी स्ट्रेंथ। Option C, the British wanted to replace the Mughal Empire from the minds of the people as their rulers. And option D, the Viceroy wanted to appease Queen Victoria. तो देखिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। अब मुगल जो इरा था वो बेसिकली खत्म हो गया था, और कम्प्लीटली जो एक तरह से आप ऐसे समझो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ली गई थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, वो 1858 में ली गई थी। और उसके बाद फर्स्ट टाइम जब दिल्ली दरबार सजा था 1877 में, इसका मेन उद्देश्य यही था कि अब इंडियंस को बताना कि अब आपकी क्वीन कौन है, क्वीन विक्टोरिया। तो एक तरह से जो मुगल इंपीरियर, एक हमारे इंडिया में कहा जाता था कि मुगल इंपीरियर यहाँ पर रूल करते हैं, तो उनको रिप्लेस करा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा।
और भी यहाँ पर फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे क्वीन विक्टोरिया ने केसरिया हिंद का टाइटल लिया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस दरबार में। और यहाँ पर इनको एम्प्रेंस ऑफ इंडिया कंसिडर करा गया था। और इस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिटन। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर महाराजास, नवाब और इंटेलेक्चुअल्स ही यहाँ पर पहुंचे थे। तो इस वजह से ये जो दरबार है ये इतना फेमस नहीं है और इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते भी नहीं है। बस आपने इतना याद रखना है कि जब ये दरबार लगा था उस समय हमारे प्यारे भारत में, साउथ इंडिया में स्पेशली, फेमाइन आया हुआ था। और इसी रीजन की वजह से इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा विरोध करा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। तो इंडियंस ने कहा था कि ब्रिटिशर्स हमारा कभी भी भला नहीं चाहते, इंडिया में तो फेमाइन जैसी सिचुएशन है और ये दरबार में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है कि फेमाइन कहाँ आया था, तो आपने याद रखना है साउथ में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द गांधी इरविन पैक्ट। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931। अब यहाँ पर हम एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और सेकंड स्टेटमेंट है, इरविन एग्री टू ऑन गिवन द राइट टू पीसफुल एंड नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग ऑफ लिक्वर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड मेकिंग ऑफ साल्ट फॉर पर्सनल कंजप्शन इन कोस्टल रीजन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और गांधी इरविन पैक्ट से हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है और संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, हमेशा तो नहीं, संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सी गलत। तो होपफुली अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। देखिए सभी प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा था और यहाँ पर ऐसे समझो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी को यहाँ पर नहीं छोड़ा गया था, मतलब जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे। तो बाकी जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया गया था। और गांधी अर्बन पैक्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन 1930 में सितंबर के आसपास साइमन जो रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई थी और उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग हुई और फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में जो कांग्रेस है उसने ज्वाइन नहीं करा था। और कांग्रेस के अलावा बहुत सारी पार्टीज ने ज्वाइन करा था, लेकिन कांग्रेस नहीं ज्वाइन करेगी तो यहाँ पर इस मीटिंग का ऐसा कोई मतलब बनता नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने इरविन को एक तरह से दबाव बनाया कि आप कांग्रेस को यहाँ पर कन्विंस करो कि वो सेकंड राउंड टेबल मीटिंग को अटेंड करे। और इसी वजह से हमें गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिला था। और गांधी इरविन पैक्ट में इरविन ने बहुत सारी शर्तें मानी थी, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्डिनेंस जो पास करे गए थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्याग्रह नहीं कर सकती, और भी बहुत सारे जो ऑर्डिनेंस ऐसे लेट करते थे तो उनको विड्रॉ कर लिया गया था। एंड जो प्रोसिक्यूशन चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गए थे। एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था, अच्छा ये आपको मैं बता दूं, ये फैक्ट बताना मैं भूल गया। इस पैक्ट से पहले हमारे इंडिया में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था, साल्ट सत्याग्रह। होपफुली आपको याद आ रहा होगा। तो उसके दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उनको भी छोड़ दिया गया था। लेकिन जिन्होंने वायलेंस करा था उनको नहीं छोड़ा गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जी, इनको नहीं छोड़ा गया था। और जो प्रिजनर्स थे जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे उनको गवर्नमेंट जॉब वापस दे दी गई थी। एंड गांधी जी ने यहाँ पर इरविन से एक ये भी एक तरह से समझौता करवाया कि हम पीसफुल पिकेटिंग कर सकते हैं, मतलब एक तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो भी लिक्विड शॉप्स हैं उनके सामने एंड जो फॉरेन क्लोथ शॉप्स हैं उनके सामने। तो इसका भी परमिट मिल गया था। एंड रिस्टोर कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, तो वो भी प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। उसके बाद फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट बाय पर्सन। अब जो भी पर्सन अपना साल्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड लिव द बैन ओवर द कांग्रेस, तो कांग्रेस पर भी बैन लगा दिया था, तो वो बैन भी हटा लिया गया था। उसके बाद गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जी को नहीं छुड़वा पाए थे, तो इसके चलते हुए नौजवान भारत सभा ने ऑर्गेनाइज करा था गांधी जी के एंगेस्ट एक प्रोटेस्ट कराची रेलवे स्टेशन पर। और कराची में कांग्रेस का सेशन हुआ था मार्च 1931 में। एंड गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दे दी गई थी और उसके बाद गांधी जी को कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैक्ट है, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं और जैसी पीडीएफ मिलेगी तो इसको आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। रीजन क्या था? मैनी नेटिव स्टेट्स लॉस्ट देयर sovereignty अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड द डिपोज्ड लीडर
लेड टू रिबल्स इन द रीजन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है असर्शन सही है, रीजन भी सही है, या फिर इन दोनों में से एक सही है, या ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए इसमें जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो असर्शन है उसके बिहाफ पर रीजन नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है क्या है, इसको हिंदी में हम विलय की नीति कहते हैं। अगर कोई भी राजा महाराजा का अपना खुद का बेटा नहीं होगा तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड को राजा नहीं बना सकता। तो अगर उसका कोई खुद का बेटा नहीं होगा तो उसका सारा का सारा साम्राज्य ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया। और फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू? सतारा, फिर जैतपुर और संबलपुर, फिर भागत, फिर छोटा उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये जो ईयर है ना ये भी आपको याद रखने हैं। और डलहौजी के समय में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर देखोगे कि डलहौजी के समय में डेवलपमेंट भी बहुत हुई थी। तो डलहौजी ने टाइटल्स एंड पेंशन को अबॉलिश कर दिया था एंड विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया था 1857 में विद द हेल्प ऑफ विद्यासागर जी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करा था डलहौजी ने, एनेक्स कर लिया था पंजाब को। अब ऐसा कहा जाता है डलहौजी का मेन उद्देश्य ही था पंजाब को एनेक्स करना। और बहुत सारे रीजन एनेक्स करे थे, जैसे अवध को एनेक्स कर लिया था, बर्मा को एनेक्स कर लिया था। एंड रेलवे स्टेशन भी इसके द्वारा ही स्टार्ट करा गया था। पोस्ट सर्विस जो टेलीग्राफ सर्विस थी वो भी इसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, और यूनिवर्सिटीज़ भी इसी के समय में बनी थी। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो फर्स्ट रेलवे थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, और फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस भी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल से, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट रेलवे ट्रैक कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था, एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी है। विच इंडियन सिटी वॉज गिफ्टेड बाय पुर्तगीज एज अ डॉरी टू चार्ल्स सेकेंड, जो किंग थे इंग्लैंड के, और जब इनकी शादी हुई थी पुर्तगाल की जो पुर्तगाल के किंग थे उनकी सिस्टर के साथ। तो कौन सा यहाँ पर सिटी गिफ्ट करा गया था? मुंबई, दमन, गोवा, कोचीन। तो देखिए यहाँ पर 1662 में जब जेम्स चार्ल्स सेकंड की शादी हुई थी कैथरीन से, और यहाँ पर पुर्तगाल ने मुंबई सिटी को एज अ डावरी गिफ्ट करा था। और लेटर ऑन जो चार्ल्स सेकंड है उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर रेंट पर दे दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये भी बीपीएससी में आया हुआ है, और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ है, हिमाचल में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अब बहुत सारे स्टेट पीसेस हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है, जैसे झारखंड में भी। अब घटना चक्कर का जो कंपाइलेशन है ये बेस्ट कंपाइलेशन है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पर ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस अगर हम लोगों को देखने को मिलेंगे तो खैर इजी हैं, बट थोड़े से डिफिकल्ट भी आ जाते हैं। जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करा था, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो उनमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी के लिए हम जो क्विज है वो देख लेते हैं। तो क्विज का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए महालवारी सेटलमेंट ये किसके द्वारा आया था? तो ये सॉरी, महालवारी सेटलमेंट आया था आपका हार्ट मैकेंजी के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट आया आपका कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस कोड, परमानेंट सेटलमेंट 1793, ये आपको याद आ रहा होगा। इसके थ्रू आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। रैयतवाड़ी सेटलमेंट, थॉमस मुनरो ऑफ बंगाल, एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बनारस, जोनाथन डंगन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री में आपको 3 सेशन देखने को मिल जाएंगे, महालवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली सभी सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करना। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।